बेटा एक बच्चे की चेयर यहाँ रख दो, फिर बैग रखना पड़ेगा। अरे कर देगा, मैंने नहीं करे। कल से टॉपिक कुछ याद है? यस मैम। क्या पढ़ रहे थे कल? एक यूनिट बता रहे थे, आगे निकालनी ऑर्डर बता रहे थे। अच्छा, और मैम क्वेश्चन भी दिए थे आपने। क्वेश्चन करे थे। यस मैम, यस मैम। इधर बॉयज। हाँ भाई बच्चों, कल वाले बच्चे तो कम ही है आज लड़कों में। पहले हमारा लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? बेटा अगर बातें करनी है बाहर जा सकते हैं, है ना? ब्रेक मिला था इसीलिए मिला था ना। कल हमने लास्ट में पढ़ा था मॉलिक्युलरिटी, जिसमें मैंने बताया था कि आणविकता होती है हिंदी में। आणविकता और कोटि में क्या अंतर है बताए थे ना। तो मॉलिक्युलरिटी बताई थी कि रिएक्शन हमारी दो तरह की होती है, एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए वो कौन सी कहलाएगी? और जो रिएक्शन एक स्टेप से ज्यादा लेगी वो, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन में जो अणुओं की टक्कर होती है वो एक दो या तीन तक ही होती है, उसके बाद टक्कर सारी एक साथ हो और सारी टक्कर सक्सेसफुल हो ऐसा संभव नहीं। इसलिए वो फिर टक्कर तो होंगी लेकिन रिएक्शन में सारे अणु एक साथ टकराने के बाद प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, तो स्टेप्स में रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे, हेडिंग लिखेंगे आज का, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म होता है क्रियाविधि, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियाविधि। यानी कोई रिएक्शन जो हमें दिखाई दे रही है एक स्टेप में हुई, वो क्या वास्तव में एक स्टेप में हुई है या अनेक स्टेप में हुई है। एग्जाम्पल लेंगे, किसे नोट करेंगे। ठीक है, यस मैम। 2N2O इज इक्वल टू 2N2 प्लस O2 एक रिएक्शन है और जिसका रेट लॉ कल समझाया था। वेग नियम, जो वेग नियम दिया हुआ है वो दिया हुआ है R इक्वल टू के N2O। और कल मैंने तुम्हें समझाया था कि वेग नियम से ही हम ऑर्डर निकालते हैं, बताया था। इस रिएक्शन को और इसको देखो तो कुछ अंतर नजर आ रहा है। यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं? दो। और यहाँ कितने अणु दिखाई दे रहे हैं? एक। तो कल मैंने बताया था ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? थ्योरेटिकल। और ये कौन सा हुआ? एक्सपेरिमेंट। जबकि रिएक्शन में वास्तविकता में तो दो अणु भाग ले ही रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट में एक अणु काम करता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बनेगा। कल मैं कह रही थी ना रट लो, यस मैम। बोला था कल मैंने।
आप कहते मैडम कैसे पता लगेगा? मैंने कहा नहीं पता लगेगा। तो आज हम सीखेंगे कि ऐसे रिएक्शंस कैसे हों। तो ये इसका मतलब रिएक्शन एक स्टेप में पूरी नहीं हुई है। ऐसे रिएक्शन में अगर मैं यहाँ पे पावर 2 लिख देती तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाती? एक में कंप्लीट, यानी जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही ऊपर दिखाई दे रहा है, तो सेम। लेकिन अगर यहाँ पे पावर बदल गई है तो इसका मतलब है रिएक्शन में स्टेप्स लिए हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अब रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहे हैं, और जब भी मैकेनिज्म लिखने को आता है तो उसमें स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप हमेशा वेग नियम से उठाएंगे। वेग नियम कौन सा, ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाले में कौन दे रखा है? तो केवल N2O लेंगे, जितना वहां दे रखा है वही सारा लिखना है। यहाँ N2O दे रखा है, पावर 2 दे रखी होती, 3 दे रखी होती, आधी दे रखी होती, 0 दे रखी होती, उतना ही उठा के यहाँ लिख ले। इसको यहाँ लिखने के बाद हम बनाएंगे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बनाने के लिए हम अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें क्या देखनी पड़ेगी? ऊपर वाली रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन में क्या दिखाई दे रहा है? प्रोडक्ट यानी N2 दिखाई दे रहा है। तो क्या इससे N2 बन सकता है? इधर N2 है, बन सकता है। प्लस क्या बच रहा है? O2 हम लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही है, तो ये हमारा O लिख दिया हमने। जो रिएक्शन हम वेग नियम से बनाते हैं वो रिएक्शन कैसी होती है बेटा? स्लो। और स्लो रिएक्शन ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होती है, यानी रेट लॉ बनाने वाली जो रिएक्शन में वो स्लो होती है। अब सेकंड रिएक्शन बनाएंगे। सेकंड रिएक्शन कहां से बनाओगे? कुछ भी नहीं है तो मेरे पास, तो कहां से बनाएंगे? पहली रिएक्शन को देखकर। पहली रिएक्शन में क्या चीज ऐसी तुमने बनाई है जो तुम्हारी कहीं भी लिखी हुई नहीं है? बताओ। इस पहली अभिक्रिया में कौन सा ऐसा तुम्हें दिखाई दे रहा है जो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है? ओ, ओ कहीं नहीं लिख रहा, O2 लिख रहा है, तो हम O को उतार लेंगे। यानी O एक इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, जिसे जो बनेगा और बनने के दौरान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। शादी होती है, मीडिएटर आता है, ठीक है, वो क्या कराता है? आपकी लड़की के लिए हम एक लड़का बता रहे हैं, ठीक है जी, बता दीजिए। उधर लड़के वालों के पास जाता है, क्या करा देता है? शादियां करा देता है, घर वाले सब मिल जाते हैं आपस में। अब वो कहाँ है मीडिएटर? किसी को पता है उसका? रोल खत्म, उसकी तो रिश्तेदारी नहीं बनी ना कहीं से। तो वही है ये मीडिएटर, जो दिखाई देगा और एंड में अभी गायब कर, ठीक है। अभी अभी तो दिखाई दे रहा है ना, कब तक दिखाई देगा? जब तक कि ये दोनों रिएक्शन मिल नहीं जाए। तो ये क्या उतार लिया तुमने? मध्यवर्ती को उतार लिया, इंटरमीडिएट को उतार लिया। प्लस अब हम देखेंगे, बोलेंगे जरूर, बातें लगातार चल रही है। 5 लड़के हो बस, अगर पूरी क्लास भरी हुई होती तब तो यही ना पता लगता कि बोल कौन रहा है। अब तो साफ पता लग रहा है कौन बोल रहा है। अब मुझे बताइए अभिकारक को देख के कि कौन अभिकारक बच गया है? N2O कितने थे? दो। कितना यूज हुआ? एक N2O बच गया, उसे यहाँ उतार दिया। ठीक है, उतर गया। अब बताओ उत्पाद क्या बन सकता है इन दोनों को? N2 एक बनाया था, कितने हैं? दो। एक और बना सकते हैं। अब क्या बचा? O और O मिलकर क्या बन गया? ये कौन सी रिएक्शन हो गई? अब दोनों रिएक्शन को जोड़ के देख, N2O और N2O कितना बन गया? 2N2। इस O से ये वाला O कट गया, N2N2 प्लस O2, यानी हमारी रिएक्शन मैच कर जानी चाहिए ऊपर वाली रिएक्शन से, और ये कहलाएगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म माने कितने स्टेप हुए इसके? 2। यानी ये अभिक्रिया एलिमेंट्री अभिक्रिया नहीं थी, ये कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया थी जो कि 2 स्टेप में पूरी हुई, और जिसमें स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो आज तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तव में एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ। जो रिएक्शन हमें लग रहा था वो वास्तव में 2 स्टेप में कंप्लीट हुई, और इस तरह से
ठीक है, उतार लो इसे। बातें करते करते समझ में नहीं आएगा, ये इतना आसान नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है, कोशिश करो इसकी। एक रिएक्शन लिखी है और उसके नीचे वेग नियम लिखा है, रेट लॉ लिखा है, आपको मैकेनिज्म बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया, और यहाँ लिखो राइट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। पूरा उतारो इस तरह से। ये उतार लिया, चलो। जो बच्चे कर चुके हैं वो इसे उतार, क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। है क्या? है क्या? बस कुछ बनाया? बताओ। हाँ 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 हाँ, बस। आई, अगर प्लस आई अलग से लिख दोगे फिर तो वही का वही आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, आई ओ कर दो। ठीक है, और चार्ज भी लगाना पड़ेगा। अब तुमने पूछना चाहिए मैडम इसे हमने ओ आई क्यों नहीं लिखा, आई ओ क्यों लिखा, बताओ। क्वेश्चन है सी ब्लॉक पे, बताओ। क्योंकि जो नेगेटिव होता है वही एंड में जाता है। आई और ओ में ओ नेगेटिव है इसलिए ओ एंड में जाएगा। और अगर यही ओ एफ होता, इसी फैमिली का एफ है, जिस फैमिली का आई है उसी फैमिली का कौन है, एफ, 17वें ग्रुप का, तो एफ बाद में जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ और एफ में एफ ज्यादा नेगेटिव, एंड में वो आता है जो नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या करोगे सेकंड स्टेप, ये कैसा स्टेप है? चलो सेकंड बताओ। है, क्या उतारोगे? इंटरमीडिएट उतार के लाओगे, प्लस क्या उतारोगे? एच टू ओ टू, वही तो बचा है, वहां दो है।
Yes, ma'am. एक यूज हो गया, एक ही तो बचा है। Yes. क्या बनाएंगे अब एक H2 बचेगा, H2 बचेगा, प्लस O2 बचेगा, प्लस I. देखो ओ कितनी है, 3 है, Yes, एक ma'am. और 2, 3. ये कैसी रिएक्शन हो गई, Fast. आई से I cut. आई ओ से I cut. H2O2 कितने हो गए, 2H2O. Yes, ma'am. ठीक है। कुछ नहीं होता इसमें, जो बच्चा कुछ है जितना भी निकले ना उसे इंटरमीडिएट बना के पटक दो, बस सारे को जोड़ के एक तरफ पटक दो, फिर उसे इधर ले आओ, फिर रिएक्शन के हिसाब से जो बच रहा है उसे लिखो और प्रोडक्ट देखो क्या क्या बन सकते हैं। ये नहीं कि तुम O3 बना देते, O2 और O मिलके O3 भी तो बना सकते थे, तुम बना सकते थे H2 प्लस O3, लेकिन H2 भी नहीं है ना O3 है, यानी तुम्हें अपना दिमाग रिएक्शन में रखना है, ऊपर रिएक्शन में जो जो है उसे ही उतारना है, उसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉल्व करना है थर्ड। Yes, ma'am. करा कुछ, Yes, ma'am. क्या मैम ये कटेगी ना। कुछ नहीं करना तुम्हें, सुबह थोड़ी ना काटने पीटना है, तुम्हें तो रेट लो लिखना है। Yes, ma'am. रेट लो कैसे लिखते हैं, आदि हाँ हाँ ये हाँ एनोनली हाँ, क्या बोला, दोबारा बोला, एनोनली एनो टू फिर वो कर देती यस मैम। तुम्हें काट पीट कुछ नहीं कर, तुम्हें कुछ नहीं देखना, उल्टा सोचो कि रेट लो किससे बनता है, कौन से स्टेप से बनता है रेट लो, थोड़ी देर पहले बताया था तुमने, पहले ये सुनो ध्यान से, पहले ये स्टेप नहीं थे, यस मैम। क्या दे रखा था क्वेश्चन, रेट लॉ से कौन सा स्टेप बनाते थे, फर्स्ट कौन सा था, स्लो वाला, तो जब तुम रेट लॉ से स्लो बनाते थे तो स्लो से ही क्या बनाओगे, खत्म था, तो अब स्लो को देखो बस, तो NO2 कितने हैं, बस खत्म, काम हो गया, आंसर कुछ भी नहीं करना, ये एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया बड़ा, आंसर हो गया छोटा,
और जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से आते हैं कि आंसर छोटे छोटे होने चाहिए। लिखो भाई, थ्योरी तो कोई लिखने को आती है यस मैम। नहीं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यस मैम। तो अब तुम्हें उल्टा और सीधा दोनों सिखा दिया, यस मैम। हो गया। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है नहीं इस तरह का, अंदर थोड़े से एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्होंने, उनको करके देख सकते हैं। अब आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो जिसमें आपका रेट लॉ और रिएक्शन मैच ना कर रही हो। यहाँ कुछ और लिख रखा है, यहाँ कुछ और लिख रखा है, तुम समझ जाओगे कि रिएक्शन स्टेप्स में चलती है। अब हेडिंग डलेगी हमारी, नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया यहाँ से, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसमें हमारा दो हमें ऑर्डर पढ़ने हैं केवल, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो पहला डेरिवेशन हम कर रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रेट, इसे उतारना शुरू करें। कर गया ऊपर माइनस के बाद क्या कहाँ ये मैं वो कह रही मैं फर्स्ट है जहाँ पे वो फर्स्ट ए बराबर माइनस के टी प्लस आई, आई आई डेरिवेशन तो आने दी वाला, यस मैम। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन के बाद क्वेश्चन बनेंगे।
ट्वेल्थ में तो डेरिवेशन भी आ जाता है। हो गया। देखिए एक रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है उसमें। कोई रिएक्शन है कि ए से बी बन रहा है और उसका ऑर्डर जीरो है, तो हमें रेट लॉ लिखना आता है, आर इज इक्वल टू के ए की घात जीरो, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर है। और हमें ये भी लिखना आता है, पहले हमने ये सीखा था और उसके बाद ये सीखा था, है ना। तो पहले हमने क्या सीखा था कि किसी अभिक्रिया की दर जो होती है उसके सांद्रण का चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही बताया था। तो टी ए अपॉन डी माइनस लगाते हैं, आर और आर बराबर है, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इसको और इसको बराबर कर दिया। और तुम्हें ये पता है कि जब किसी की घात जीरो होती है तो वो एक होता है, तो उसकी जगह एक रख दिया यहाँ पर। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस डी ए बराबर के डी टी आर, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन कहाँ सीखते हैं हम, मैथ्स में सीखते हैं। अब मैथ्स तो हमारे पास है नहीं किसी के पास भी, तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो हमारे डी होता है डिफरेंशियल वो हट जाता है। तो यहाँ क्या रह गया हमारा, ए रह गया और माइनस को हमने उधर कर दिया है, तो माइनस के टी प्लस आई आ जाता है जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब हम मान रहे हैं जब समय जीरो है, जीरो माने रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और जब स्टार्ट नहीं हुई है तो सारा का सारा कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है उसमें, यानी जो हमारा ए है अमाउंट वो ए नॉट हो गया। ए नॉट माने प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। इनिशियल माने यानी जब हमें रिएक्शन शुरू करी है उस समय हमने कितनी मात्रा अभिकारक की ले रखी है, तो ए नॉट आ गया हमारे। तो हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे कि जब समय जीरो है तो टी की जगह कितना रखेंगे, जीरो। तो हमने यहाँ रख दिया, देखो टी की जगह जीरो, तो हमारा और ए की जगह ए नॉट, तो हमारा आई बराबर ए नॉट आ गया। अब आई की वैल्यू फिर से उठा के इस इक्वेशन वन में रखेंगे, तो ए बराबर माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या लिख रहे हैं, ए नॉट लिख रहे हैं। तो अब इसे रीअरेंज कर रहे हैं, के टी किसका है, माइनस का। मान लो के टी को तो हम इधर लिया है, सिंपल देख लो, माइनस की जगह वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ए नॉट अपनी जगह है और ए को इधर ले गए तो किसका हो जाएगा, माइनस। तो फॉर्मूला बन गया के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। तो हमें केवल अभी फिलहाल के लिए ये एक फॉर्मूला रटना है जो हमें लास्ट में लिखा है, ठीक है। ये बना फिर से बॉक्स में बंद कर दो।
ये ग्राफ बना लो। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखे मैंने वो ग्राफ से बनते हैं, जीरो ऑर्डर में भी फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, ग्राफ किस किस के बीच में खींच रहे हैं? कंसंट्रेशन और टाइम, क्योंकि समय के साथ हमारी मात्रा कम होती जाएगी, अभिकारक की मात्रा कम होती जाएगी। तो कम के लिए हमने ग्राफ नीचे को घटता हुआ दिखाया है। जब समय जीरो है, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब समय जीरो है तो सारा का सारा सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण कहलाता है, यानी कि वो ए नॉट हो गया। और अब समय बढ़ता जा रहा है, और समय बढ़ता जा रहा है तो सारा का सारा सांद्रण ए माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ में जो स्लोप आया है, ये स्लोप क्या बताता है हमें? के की वैल्यू बताता है। तो के बराबर हम लिखेंगे माइनस स्लोप। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि जब हम ए और टी में ग्राफ खींचते हैं, जीरो ऑर्डर में जब हम ए और टी में ग्राफ खींचते हैं तो स्लोप किसके बराबर होता है? तो आंसर लिखेंगे माइनस के। या तो इसे के बराबर माइनस स्लोप लिख दो, या क्या लिख सकते हैं? स्लोप इक्वल टू माइनस के। ये क्वेश्चन पता नहीं 12th में भी और उसमें भी, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ग्राफ मेनली उन्होंने एनसीईआरटी का ही दे रखा है। तो ये एनसीईआरटी वाला ग्राफ बनाया है। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या रख लेना है ना, स्लोप बराबर माइनस के। और ग्राफ किस किस के बीच में है? ए और टी के बीच में। दूसरा ग्राफ, ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है? अगर ये ग्राफ आ गया और उसने पूछा है कि ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, ये कौन से ऑर्डर की अभिक्रिया है, बताओ। क्यों? क्योंकि इसमें रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आर वहीं का वहीं है, आर की वैल्यू में ना तो घट रही। तो ये जीरो ऑर्डर में रिएक्शन का ग्राफ। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि ये ग्राफ किस ऑर्डर का है? जीरो ऑर्डर। हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायु काल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। किसे कहेंगे अर्धायु काल? बताओ, आसान सा है, इसकी परिभाषा तो बता दो। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्धायु काल कहलाता है। ठीक है, लिखना है द टाइम, द टाइम in which a substance, the time in which a substance becomes half of its initial amount is called half life period. Initial amount. क्या बोला भाई, बताओ कोई? Initial amount is called half life period. is called half life period. द टाइम माने वह समय जिसमें पदार्थ अपने अमाउंट का, तो हिंदी तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बनवाने की। ठीक है, जैसे अगर कोई पदार्थ मेरे पास 8 ग्राम है, मैंने अभी अभी खरीदा मार्केट से और 8 ग्राम सब्सटेंस खरीदा है,
ठीक है? और उस पदार्थ की हाफ लाइफ 2 साल है। कितने ग्राम खरीदा था? 8 ग्राम। तो बताइए 4 साल बाद वो कितना रह जाएगा? 0 दो 2 3 4 ठीक है। कैसे? आठ वो 8 ग्राम है और उसका अर्धायु काल 2 साल है। अर्धायु माने समय, यानी वो 2 साल में कितना रह जाएगा? 4 आधा रह जाएगा। तो 8 का आधा कितना होता है? चार 4 अब मजे से इनने क्या करा कि जब वो 8 से 4 रह गया यानी 4 घट गया, तो अगले 2 साल में तो 4 का शून्य हो जाए। यही काम करा तुमने। हाफ लाइफ में कभी भी पदार्थ शून्य नहीं रहता, वो हमेशा आधा होता चलेगा। तो अगले 2 साल में, मैंने 4 साल पूछे थे, तो अगले 2 साल में वो अब कितना बचेगा? अगले 2 साल में, 1 अगले 2 साल में, 0.5 अगले 2 साल में, 0.3 तो वो कभी खत्म नहीं। समझ गए? समझ गए या नहीं? इसलिए 0 कभी नहीं बोलना उसे। ठीक है? अब बताओ कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अपने अमाउंट का आधा रह जाता है? देखा है कोई? चाहे उसे तिजोरी में रख लो, चाहे उसे कहीं भी रख लो, वो घटेगा। ऐसा कौन सा पदार्थ है तुम्हारी नजर में? आसपास तुम्हारे घर में कोई पदार्थ हो जो घटता हो? कपूर। कपूर की हाफ लाइफ थोड़ी ना होती है। कपूर तो शून्य हो जाता है, 1 साल बाद वो गोली मिलेगी ही नहीं। और मैंने कहा है कि शून्य नहीं होगा। तुम्हारे आसपास तुम्हें कहीं कोई ऐसा पदार्थ नहीं दिखाई देता है। ठीक है? समझ गए? हमारी बॉडी में भी मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं है, ना ही उसकी हाफ लाइफ 2 और 4 साल है। कार्बन 14 होता है, किसमें होता है? कार्बन 14 हमारी बॉडी के अंदर कौन सा कार्बन है? हमारी बॉडी, लिविंग की बॉडी किसकी बनी हुई है? कार्बन की बनी हुई है। सारा का सारा शरीर कार्बन है या नहीं? कार्बन अकेला नहीं है। कार्बन क्या है? हमारा शरीर क्या है? सेल से बना है। सेल किससे मिलकर बनी है? बायोमोलिक्यूल से। और बायोमोलिक्यूल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यही सब कुछ है। तो ये सब चीज कार्बन से बनी हुई है नहीं? तो हमारा जो कार्बन है वो 12 होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाएगी, अब आयु तो हमारी मात्र 60 70 80 100 साल है। ठीक है? तो यदि हम मर जाते हैं और हमें दफना दिया जाता है, तब हमारा कार्बन जो है, जो दब गया है, वो बदलेगा धीरे धीरे कार्बन 14 में, जिसकी हाफ लाइफ 5770 ईयर्स, 5770 साल में जाके वो अपने अमाउंट का आधा रह जाता है। और इसी हाफ लाइफ से हम पेड़ों की आयु पता करते हैं, जमीन के अंदर निकले हुए फॉसिल्स की आयु पता करते हैं कि इसकी उम्र कितनी रही है, इसकी हाफ लाइफ इतनी थी, इसमें अब कितना C14 बचा है, इस हिसाब से ये कितना रहा होगा। तो ये प्रैक्टिकल करिए जाओ, तो ये उसमें हेल्प करता है। इसी हिसाब से आपने नाम सुना होगा यूरेनियम, थोरियम, सुने हैं? सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल सुने हैं? सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब है कि वो रखे रखे क्या निकालते हैं अपने अंदर से? रेडिएशंस। और जब वो रेडिएशन छोड़ेंगे तो घटेंगे या नहीं घटेंगे? उनकी हाफ लाइफ होती है। यूरेनियम की हाफ लाइफ ये। तो हाफ लाइफ समझ में आ गया? ठीक है? चले अब आगे। अब हम डेरिवेशन करेंगे इसका। लास्ट में बताओ क्या फॉर्मूला आया था? मैम वो A माइनस A अपॉन T। ठीक है? यस मैम। अब हम समय क्या ले रहे हैं बच्चों? तो कौन सा समय है जिसमें सब्सटेंस कितना रह जाएगा? आधा। देखो, प्रारंभिक मात्रा तो वही की वही है, यस मैम। और समय ले लिया, यानी कि हमने जितना भी समय माना, 2 घंटे माना, वो कितना रह गया अपने अमाउंट का? यानी A0/2। एलसीएम लेंगे 2, या क्रॉस कर लो, यस मैम। 2 की गुणा इसमें करी तो 2A0 माइनस A0, तो कितना बचा? A0 A0/2।
टू इंटू दो फॉर्मूले हो गए अब तक के, है ना? एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये भी नोट कर लो, ये क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मूला क्या आया था? के बराबर ए नॉट अपॉन टू टी हाफ। तो टी हाफ बराबर बनेगा हमारा ए नॉट बटे टू के। तो इसका मतलब है टी हाफ समानुपाती किसके होता है? ए नॉट के, यानी प्रारंभिक सांद्रण के। और टी नॉट व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? के। ठीक है, तो ये आ सकता है ना? कैसे के आप शो करोगे कि के व्युत्क्रमानुपाती है और ए नॉट समानुपाती, या कौन से ऑर्डर में ए नॉट समानुपाती होता है? ठीक है, या के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है। तो केवल तुम्हें दो ही ऑर्डर याद करने हैं, इसलिए ज्यादा झंझट नहीं है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में कुछ कहानी अलग आएगी, फर्स्ट ऑर्डर में बिल्कुल चेंज हो जाएगी सारी, इसलिए ये रटना पड़े। ठीक है, अभी जब तुम कर लोगे ना फर्स्ट ऑर्डर, तब तुम रिलेट करोगे, तब देखोगे कि कैसे डिफरेंस आए, और वही क्वेश्चन बनेगी। उतार लिया दादू से? नेक्स्ट हेडिंग डालनी है तुम्हें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दादू आप कोई प्रॉब्लम आई क्या? तेजी के साथ उतार लो है। बोलना नहीं है बस।
आ गया? किसी के पास इस समय ऐसी बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो? है? देना। देना भाई। इसमें ईयर तो एक भी दे नहीं रखा कोई सा तो, क्यों भाई? इसमें क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन एक भी क्वेश्चन पे ईयर तो कहीं कुछ नहीं दे रखा। ऐसा चाहिए मुझे। मेरे मोबाइल से ऐप निकल गया इसलिए मेरे को मांगना पड़ रहा है। नहीं है कोई बुक? चलो फोटो पढ़े। एग्जाम के हाँ, कौन सा वाला ईयर है? इसमें लगता नहीं है। चलो ये समझा देती हूँ फिर बता देंगे। वो ऐप है, मैं अभी देख रही थी, मेरा मोबाइल अभी लिया मैंने 1-2 दिन पहले, तो वो ऐप नहीं था जिसमें थे ना सारे। हैं? 36 ईयर वाले में ऐप हाँ, मैं पाल रही हूँ। है? शेयर कर देना, लिंक शेयर कर देना, नंबर दे दूंगी। यस मैम। चलो अब सुनेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम चलेंगे हम। एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। पहला आर बराबर माइनस डी अपॉन डी टी सेम, आर बराबर के, दूसरा ए की घात 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर यहाँ तक सीखा। आर बराबर, यहाँ तक भी आ गया समझ में, यस मैम। बिल्कुल पहले जैसा चलेगा। अब वहां पर तो ए खत्म हो गया था, यहाँ ए खत्म नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। अब हमने रीअरेंज कर दिया, यानी माइनस डी ए अपॉन ए को यहाँ नीचे लिया है बराबर, इसको क्रॉस में ले गए के डी। यस मैम। अब क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन ले दिया। इंटीग्रेशन लेते ही यहाँ पर एल एन आया। एल एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉग। नेचुरल ए बराबर माइनस के टी प्लस आई, बताइए आई क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर वही शुरू हो गई, जब समय तो सारा का सारा सामना इनिशियल है, यस मैम। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। ए की जगह ए नॉट और के गुणा टी की जगह 0। तो हमारा इक्वेशन बन गया कि एल एन ए नॉट बराबर आई। आई की वैल्यू फर्स्ट में उठा के रखी, मैंने लिखा नहीं है जगह जगह क्योंकि अब तो तुम्हें पहला समझ में आ गया था। यस मैम। तो एल एन ए बराबर माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। अब इसे रीअरेंज कर दिया, तो एल एन ए नॉट बटे ए बराबर आया हमारा के टी, और इस एल एन को हमने रीअरेंज फिर ऐसे कर दिया, के बराबर 1 अपॉन टी क्योंकि के टी क्रॉस में ही है, और ये फिर इस नेचुरल लॉग को किससे बदल दिया? लॉग 10 में। तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फाइनल एक फॉर्मूला बन गया, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए नॉट बटे ए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, जिसमें तुम्हें ये दोनों दिमाग में बिठा लेना, ये दोनों क्या है, क्योंकि असली कंफ्यूजन तुम्हारा यहीं से क्रिएट होता है। ठीक है, तो हिंदी में लिख लेना बिल्कुल आराम से। ए नॉट माने इनिशियल कंडीशन। प्रारंभिक मात्रा, और ए माने लिखो हिंदी में बचा हुआ। इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिख लो, ए माने नीचे वाला ए ही तुम्हें खत्म कर देता है, बचा हुआ। जैसे एक क्वेश्चन आया, रिएक्शन कंप्लीट्स 20% कंप्लीट्स, एक रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गई, तो यानी प्रारंभिक सांद्रण कितना था? 80। गलत। अगर परसेंटेज है तो प्रारंभ में कितना था? 100।
और वो 20% कह रहा है कंप्लीट हो गई, तो बचा कितना? तो नीचे 80 आएगा, और तुमने 20 से आंसर निकाल दिया पूरा का पूरा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ए माने बचा। एक रिएक्शन 1/4 बची है, तो नीचे क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा? एक। एक रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो गई, तो नीचे कितना आएगा? या तो सवाल आता है वैल्यूज दे रखी होती है, नंबर 2 परसेंटेज दे रखी होती है, नंबर 3 फ्रैक्शन में। वो कह रहा है 3/4 खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई, तो बताओ बची कितनी? वही तो बचेगी, क्योंकि अगर वो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में हमेशा कितना होता है? टोटल अमाउंट 1 और -3/4, क्योंकि बची कितनी हमें यही तो निकालना है। क्या लेंगे इसका? LCM और अगर शॉर्ट में करनी है तो 4 में से 3 गए 1/4, हो गया। तो हमें नीचे 1/4 आगे यहाँ तक समझ में? ये तो ग्राफ बनाओ। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ है। सेकंड वाले ग्राफ में कि अपॉन स्लोप हाँ, तैयारी कर रहा है नीट की, और बुक ले रखी है जी एडवांस की। हाँ भाई, काम गलत कर रहा है, पैटर्न बदल जाता है ना। सर्वे कहा था हमारे सचिन से आया था ना, हैं? कहा था सचिन से आया था, उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा था यही ले लो। लेकिन इसमें एक होता है ना, जी एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, हाई लेवल वो हाई लेवल का होते हैं, और उनमें ज्यादा लिखवाते हैं, पूछते इस तरह से है कि क्वेश्चन लेंदी रहते हैं। और नीट के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, यस मैम। बस ये अंतर है। ठीक है, मैम इसके really नहीं की मैम काम कर रही थी हमने, और really नहीं लिखी है। देखो तैयारी में ध्यान देंगे, अगर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ गए तो असंभव है, ये तो क्वेश्चन तो नए ही बनते हैं। लेकिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेते क्यों हैं? प्रैक्टिस के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए नहीं लेते। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपको यही नहीं पता एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, तो बहुत अच्छे से चैप्टर करा हुआ है, और चले गए एग्जाम देने, और वहां जाते ही एकदम से जो डेफिनेशन याद करी है वो रटी हुई है बिल्कुल, लेकिन वहां पे तो कहीं ऐसे घुमा रहा है, कहीं ऐसे घुमा घुमा के मार रहा है तुम्हें, और तुम तो भूल गए वो कहते ही। बच्चे जब एग्जाम अटेम्प्ट करता है एकदम, तो स्कूल में टेस्ट लेने पड़ते हैं,
टेस्ट में जैसे ही मैडम 2-4 क्वेश्चन घुमा के देती है, बच्चा समझ जाता है कि अच्छा ऐसे आएंगे, ये मैं तो सोच ही नहीं पाया। और एग्जाम में तो सबसे पहले ना जाते ही होपलेस बंदा कैसे होता है, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, 10-15 क्वेश्चन पढ़ते ही एक भी नहीं आ रहा, समय देखा 15 मिनट बीत गए, अब क्या होगा मेरा, अब तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, वही उसका पेपर दी एंड होता चला जाता। तो सबसे पहले सुनेंगे ध्यान से कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कि हाँ मुझे तो आता था, मैं तो कर आता था। फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, क्यों? जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा जो दिमाग में चैप्टर बैठा हुआ है ना वो रिवाइज होता चला जाएगा, और बिना क्वेश्चन करे आपका कुछ नहीं हो सकता। तो बुक अच्छी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत है, लेकिन जब ईयर नहीं दे रखा ना तो हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। ये है। कहीं तो खाली 20 साल के क्वेश्चन करके चले जाओ, पास हो जाओगे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, आएंगे तो नए नए क्वेश्चन। ये देखें ये ग्राफ, इस वाले मैंने राइट लगा रखा है, वहां राइट लगाया मैंने, उस लाइन से ये वाला ग्राफ बना है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये डेरिवेशन नहीं आने वाला, ग्राफ आए। ग्राफ में क्या पूछेगा वो बताओ, ग्राफ नहीं पूछेगा, ग्राफ याद करना है। वो क्या पूछेगा, जब हमने नेचुरल लॉग ए और टी में ग्राफ खींचा तो स्लोप क्या बताता है, के बटे 2.303, स्लोप बराबर माइनस के। तुम्हें ऑप्शन नहीं है, तो ग्राफ रखना है तुम्हें, नेचुरल लॉग ए और टी बना हुआ है ना, Yes, ma'am. तो ग्राफ खींचा तो माइनस के आंसर आया नहीं आया, ये वाला देखो, इधर तो लिया है हमने ln a Yes, ma'am. और इधर क्या लिया है t, T. और ये क्या बन गया, मैंने नोट जब समय कर दिया 0, तो स्लोप ने क्या बता दिया हमें, ये बता माइनस कौन सी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मैथ्स की y इज इक्वल टू mx प्लस y, और x जो है एक्सिस है और m स्लोप है, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ इससे बनेगा, लास्ट वाले से, उधर वाले से। अब की बार ग्राफ किसने खींचा, उधर देखो, log a नॉट बटे a लिखा है, और इधर क्या लिया है हमें t, तो ये जो सीधा स्लोप गया है ये क्या बताएगा, बराबर k बटे 2.3। जब log आ गया तो 2.303 लग जाना है। यस मैम और अगर ये वाला ग्राफ देखें तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर होगा तो ये कंसंट्रेशन के समानुपाती जाएगा, अगर ये सेकंड ऑर्डर आएगा ऐसे चढ़ा, थर्ड ऑर्डर होगा तो यहाँ पे पावर क्या लग जाएगी, हो गया यहाँ तक। यस अब लिखेंगे एडिंग हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ हो गई, यस मैम दोबारा करेंगे फिर, आप किसके लिए करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर, परिभाषा नहीं बदलेगी, परिभाषा तो वही है, ठीक है, डेरिवेशन बदल जाएगा, एंड ये आया था। अब तुम्हारा समय कौन सा हो गया, अर्धायु काल, वो समय जिसमें कोई पदार्थ अपने अमाउंट का कितना रह जाएगा, आधा, यानी शुरू में हमने जितना लिया है बाद में कितना बचेगा, उसका आधा, ठीक है। इससे log 2, और अब तो पढ़ाई का स्तर इतना कम करते जा रहे हैं, गाने कौन गा रहा है,
समझ में आ गया आपको? log 2 की वैल्यू रखने के बाद मल्टीप्लाई करा, ये आ गया टी हाफ बराबर। अब अगर हम इसे फर्स्ट ऑर्डर से कंपेयर करें तो फर्स्ट ऑर्डर में मुझे देख के बताओ टी हाफ बराबर क्या आया था? 2a नॉट अपॉन के, ये नॉट अपॉन 2 के, a नॉट अपॉन के 2 के, यानी वहां भी के वो व्युत्क्रमानुपाती था और यहाँ भी वो के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 0 में प्रारंभिक मात्रा थी जबकि यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा नहीं। तो क्वेश्चन आता है किस ऑर्डर में अर्धायुकाल प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है? तो सारे ऑर्डर दे रखे होंगे तो आपको लगाना है निशान फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि आपने केवल 2 ही ऑर्डर पढ़े हैं 0 और, तो आपको केवल उन्हीं को लेके चलना है, बाकी कोई ऑर्डर दे रखा हो आपको दिमाग खर्च नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब मैंने क्यों बोला कि आपको बहुत आसान कर दिया है, तो किस बात को देख के मैंने बोला बोला था ना अभी कि आप पढ़ाई बहुत आसान करते जा रहे हैं, तो इस बात को देख के बोला कि पहले लॉग टेबल दी जाती थी एग्जाम्स में और अब लॉग टेबल नहीं दी जाती, यानी अब लॉग की वैल्यू खुद लिखी हुई आ जाती है, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहले हम हर बच्चे को लॉग देखना सिखाते थे, एंटी लॉग देखना सिखाते थे, और अब वैल्यूज एग्जाम में दी होती है और देने के नाम पे वो सवाल ऐसे रखते हैं कि केवल 4 वैल्यू देखती है। मैंने इतने क्वेश्चन पेपर देख लिए, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, इसके ऊपर ही नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन आसान, अभी तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊं तो तुम लॉग देखते देखते परेशान हो जाओगे। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन होते हैं जिनमें लॉग की वैल्यू खुद दे रखी होती है, वही तुम्हें टिकानी होती है बड़े आराम से, फिर तुम्हें ना ढूंढना ना कुछ करना, लिख दिया क्वेश्चन पढ़ दी। यहाँ तक हो गया पूरा? यस मैम। ठीक है, चल। हाँ भाई, क्वेश्चन लेके आ रहे थे, मैं ढूंढू। लिखो, क्वेश्चन लिखो। ईयर नहीं दिख रहा मुझे, नीट का ही क्वेश्चन है, वैसे साल नहीं नजर आ रहा मुझे, लिखना कुछ चीज, ठीक है। शॉर्ट में लिखोगे, रेट कांस्टेंट, पहले सुन लो पूरा, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दे रखा है, तो यानी हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे, के बराबर, लिखो के बराबर 4.606, 4.606 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, लिख लिया। अब उसने पूछा है समय, क्या पूछा है, टाइम पूछा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, यानी 2 ग्राम पदार्थ इतना रह जाए, 2 ग्राम पदार्थ इतना रह जाए, तो ये कौन हुआ, ए नॉट, और ये कौन हो गया, यहाँ तुम्हें घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि उसने लैंग्वेज बोली है कि वो समय जिसमें 2 ग्राम सब्सटेंस इतना रह जाए, यानी बचा हुआ खुद बोल दिया। अब इसे सॉल्व करके देखो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो, यस, फर्स्ट ऑर्डर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर का हम्म,
पाँच सेकंड 5 सेकंड चलो करना पड़ेगा मुझे भी लॉग 10 आया होगा ना लॉग 10 की वैल्यू 1 होगा बड़ा आसान है भाई है 500 सेकंड आया मैंने कल क्या कहा था कि एग्जाम में जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत आसान आती है बिल्कुल जस्ट डबल कर दिया उसे एकदम कट के और वो तो चला गया सॉल्व करें जिसने नहीं करा जिसने कर लिया उसके लिए बहुत बढ़िया बोलना नहीं है बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी का बोल रही है मैं A first order reaction. A first order reaction takes 40 minutes. Takes 40 minutes for. Ma'am, first order reaction takes 40 minutes for 80% decomposition
For 80% decomposition, calculate T half. T half. क्या दे रखा है सवाल में? केवल समय कितना 40 minutes. और कितना परसेंट कंप्लीशन? 80%। क्या बोला है? यानी 80% डिकम्पोज हो गई, तो बची कितनी? 20%. इसका मतलब ए नॉट कितना लेना पड़ेगा? और ये भी ए कितना लेना पड़ेगा? और फिर क्या पूछा है इसने? हाँ तो पहले क्या निकालना चाहिए? के। क्या हुआ? सीधे हो जाओ। पहले क्या निकालेंगे? कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। मिनट कितने हैं? 40 ऊपर 100 नीचे 0.20 काटना आसान है या बिना काटे काम करना है? अगर काटेंगे तो log 5 की वैल्यू ना दे रखी हो एग्जाम में, इसलिए केवल और log 10 की वैल्यू तो पता है 1 की, और log 2 की log 2 3 4 5 की वैल्यू रट के चले जाना है एग्जाम में। उसमें ऐसे माइनस तो कर सकते हैं ना? हाँ, log ऐसे होगा ना, log 10 माइनस log 2, वही करना है। यही होना है। अपोन में गलत था वो। भाई भारी नहीं हो जाता, गलत ही हो जाता। लॉग में डिवाइड में नहीं आता, लॉग में ऊपर जाके माइनस होगा तब सॉल्व होगा। डिवाइड में तो बदल ही जाता है। ठीक है, कितना आ गया? दो नौ कितना आया? 8 6। देखना सही है, घटा लो भाई। सही है घट के? 0.699। ठीक है, अब क्या निकालेंगे बेटा? टी हाफ। ये फॉर्मूला है। के की जगह अब देखो हमने सॉल्व क्यों नहीं करा? बताओ, सॉल्व क्यों नहीं करा? 0.699 फिर हमें दो दो बार सॉल्व करना पड़ता है। अब हम एक ही बार सॉल्व करके काम करें, है ना? फिर हमें दो बार कैलकुलेशन पूरी पूरी करनी पड़ती। इस पॉइंट से बहुत लंबा, थोड़ी गुना लंबी हो गई ना। मैं आंसर बता रही हूँ। Yeah. थोड़ा आसान कैलकुलेशन के साथ ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा। ठीक है, टाइप बताया मैंने तुम्हें। कोई नहीं बेटा, 2 4 मिनट रुक जाओ। जाओ घूम आओ। नहीं मैं आपसे करा दूँ कोई नहीं, एक दो कराऊंगी, जाते हैं जल्दी जल्दी करा। लिखो
के बराबर 60 सेकेंड इनवर्स, के बराबर 60 सेकेंड इनवर्स यानी फर्स्ट ऑर्डर हो गए. Yes, ma'am. हाउ मच टाइम will it take, how much time will it take to reduce the initial concentration to its 1 upon 16 value, 1 upon 16 वैल्यू. क्या पूछा है? Time. फर्स्ट ऑर्डर है तो यही फॉर्मूला. Yes, ma'am. के 60 दे रखा है. Yes, ma'am. समय पूछा है. ए नॉट कितना रखा जाएगा? जब बात 1/16 में होगी तो कितना हो गया सब पूरा सब्सटेंस? परसेंटेज में 100 वहां रखा था, Fraction में फ्रैक्शन में 1. इनिशियली वो 1 है और कितना बच गया? 1/16. अब एग्जाम में पहुंच गए और 16 की वैल्यू नहीं याद है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ना एग्जाम में 16 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू दे रखी है. यही तो हो गया. क्या हो जाएगा ये? लॉग में पावर आगे आ जाती है. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि लॉग इस टाइप से दिए जाएंगे कि तुम आराम से उन्हें रख के वैल्यूज निकाल सकते. ये आंसर हो जाएगा. बस आंसर नोट कर 0.046 सेकेंड. 0.046 सेकेंड. ठीक है. अब ये बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है. चल. Let's